जैसे एक चीज थी हमारा। जैसे आपको याद होगा कि फिजिक्स में आपने 10th क्लास में एक टॉपिक करा था ओम्स लॉ। ठीक है। तो ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये देखा था कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को अगर हम कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड कर्व बनता था और वो कर्व ऐसे होता था कि आपने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को ले लिया और वाई एक्सिस पर आपने करंट को ले लिया, या उल्टा भी कर सकते हो। तो वो कर्व ऐसा बनता था। इससे क्या समझ में आता था कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 2 वोल्ट ले ली, तो 2 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट मेरे को मिला, मान लीजिए 2 एम्पियर। अगर मैंने इसको बढ़ाकर मान लीजिए 4 वोल्ट कर दिया, तो 4 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे को ये बढ़कर मिल गया मान लीजिए 4 एम्पियर। तो हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज को अगर कम करूं तो करंट भी कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड रिलेशन था। अच्छा, इसको प्रूव करा जा सकता था ओम्स लॉ के थ्रू, इसको प्रूव करा जा सकता था। लेकिन जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का कोई प्रूव नहीं है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है वो आपको एज इट इज याद रखना है। बस उसकी कुछ स्टेजेस हैं, 3-4 अलग अलग स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को डिफाइन करना होगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। अगर 4 नंबर का मैक्सिमम दिया तो 4 नंबर, अगर 5 का मैक्सिमम दिया तो 5 का। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अब वो सेकंड टर्म में पैटर्न लास्ट ईयर वाला फॉलो करेंगे या लास्ट टू लास्ट ईयर। लास्ट टू लास्ट ईयर में हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन 5 नंबर के होते थे, लास्ट ईयर हाईएस्ट मार्कर जो है वो 4 नंबर के हो गए थे। तो उस बारे में वो सब स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कितना, मतलब ये हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें आपको इसका कर्व लिखकर और उसको एक्सप्लेन करनी होगी। उसकी 4 या 5 स्टेजेस हैं। ठीक। तो वो देखिएगा क्या है। जैसे वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप होती है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप होती है। पहले मैं एक मेटेलिक वायर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऐसा भी करूंगा कि हम इस तरीके की बात भी करेंगे, जैसे मेटल होता है तो मेटल की हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि मेटल जो है, मेटल को अगर हैमरिंग करने लगते हैं तो मेटल ना धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है और वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अब हम ऐसा भी मटेरियल कोई ले सकते हैं जो कि ब्रिटल हो, कि अगर उस पर हैमरिंग करें तो टूट जाए, उसको खींचने की कोशिश करें, वायर में ड्रॉ करने के लिए खींचने की कोशिश करें तो वो टूट जाए। तो हम ब्रिटल के लिए भी चेक करेंगे। तो 3-4 अलग अलग स्टेज, लेकिन पहले स्टैंडर्ड डायग्राम एक देखें इसका। एक्स एक्सेस बना लेना है और वाई एक्सेस बना लेना है। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। ठीक है। एक्स एक्सेस पर आप दिखाएंगे स्ट्रेन और वाई एक्सेस पर स्ट्रेस। स्ट्रेन और वाई एक्सेस पर स्ट्रेस। यहां पर इस पॉइंट पर आकर इस पॉइंट को आप बोल दीजिए पॉइंट ए। इसको बोल दीजिए पॉइंट ए। पॉइंट ए के बाद एक हल्का सा कर्व, हल्का सा कर्व ऐसे। ठीक है। इस पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट बी। इसको बोल दीजिए पॉइंट बी। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे, इस पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट सी। ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे, मतलब थोड़ा सा स्लैकनेस आएगी इस कर्व में, थोड़ा सा स्लैकनेस आएगी और स्लैकनेस आकर ये थोड़ा सा ऊंचे पॉइंट पर जाएगा। इस पॉइंट को बोल दीजिए, ये जो ऊपर टॉप पॉइंट है इसको बोल दीजिए डी। और फिर इसको बोल दीजिए ई। डी और ई। प्रॉब्लम है तो मत लिखना, लिखा जा रहा है। कहाँ पर हुआ वो, किस जगह। अच्छा।
ये दिखाई दे रहा है नित्या, ABCDE ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा है? तो तुमने बोला है लेकिन इधर आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो टाइप कर देना, उधर से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब देखिएगा, अब ए जो है, ए पर मार्क करिए प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो ए है, हाँ एरो लगाकर मैं इधर लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट उसके बाद जो बी है, बी पर लिखें इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, एक्चुअली सारा कुछ वहां लिखेंगे तो बहुत हॉट पॉच हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ये हमारा ओरिजिन है ओ। और फिर यहाँ एक पॉइंट दिखा दीजिए ओ डैश, और इधर नीचे एक कर्ली ब्रैकेट बनाकर यहाँ लिख देना 0.1%, सॉरी 0.1% नहीं, लेस देन 1%, ये करके। और बी के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाएं बी के कॉरस्पॉन्डिंगली, और यहाँ लिखेंगे SY, सबस्क्रिप्ट में Y, ठीक है। और ऐसे ही डी के कॉरस्पॉन्डिंगली एक स्ट्रेट लाइन बनाइए डी के कॉरस्पॉन्डिंगली, और इसको लिख लीजिए SU। और ये जो ई है, इस ई को आप बोल दीजिए फ्रैक्चर पॉइंट। ई को बोल दीजिए फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो रेंज है 1% से कम कम वाला, अभी बताऊंगा ये 1% क्या है, इस पर आप मार्क करिए परमानेंट सेट। यहां लिखिएगा इलास्टिक बिहेवियर और सी के आगे, सी से डी तक के बीच का जो है, इसको लिखिएगा प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर। इसके बाद इसको धीरे धीरे समझना है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखूंगा। दिस कर्व, नोट करें, अगर बना लिया हो तो नोट करिएगा, दिस कर्व shows the stress strain this curve shows the stress strain relationship of a metal wire which is
of a metal wire which is gradually being loaded. Which is gradually being loaded. इसमें देखिएगा क्या होता है, इस कर्व में हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वाई एक्सिस पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया कि प्रेशर कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक मेटल का वायर है, उस मेटल के वायर पर हमने कुछ बांध दिया या हम उस पर ना धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हैं। हमने क्या करा कि उस पर एक बड़ा सा बॉक्स बांध दिया, हमने बड़ा सा मेटालिक बॉक्स बांध दिया उस मेटल के वायर पर, और हम धीरे धीरे वजन उसमें बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जा रहे हैं तो वायर जो है वो टेंस होता चला जाएगा, ठीक है। फिर एक लिमिट के बाद क्या होगा, उसमें खिंचाव आना शुरू होगा, वो खिंचना शुरू होगा। जब उस पर लोड ज्यादा बढ़ेगा तो वो खिंचेगा। तो हमने ये देखा कि 1% ऑफ अगर स्ट्रेन 1% ही पड़ता है, 1% से कम स्ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक 1% से कम है स्ट्रेन। अच्छा, अब ये परसेंटेज का यहाँ पर क्या मतलब है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो जब मैं मेटालिक वायर की बात कर रहा हूँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा। तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, या रेशियो है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो स्ट्रेन को इन्होंने परसेंटेज में लिया है और इन्होंने ये बोल दिया कि अगर स्ट्रेन आपका 1% से कम है वैल्यू, अगर कम है मतलब स्ट्रेन आपने बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। आप देखो धीरे से हल्का सा स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस भी बढ़ गया, हल्का सा स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस बढ़ गया। मतलब ओ से लेके ओरिजिन ओ से लेके और ए तक, यहाँ क्या लिखा है मैंने, ए पर क्या मेंशन करा, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है कि हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक को कम करोगे तो दूसरा भी कम होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भले ही ये मेटल का वायर है, आप कहेंगे रबर बैंड थोड़ी है, मेटल का वायर है, मेटल का वायर खिंचता है क्या, हम कहेंगे हाँ खिंचता है, जब उस पर लोड पड़ता है तो वो भी खिंचता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो 1% तक किसी भी मेटल का, और याद रखना सोडियम और पोटेशियम को छोड़ते हुए, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन होते हैं, लोड उठा ही नहीं पाते, टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई भी मेटल लीजिए तो वो डक्टाइल होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो उनमें से किसी का वायर बनाया, उस पर लोड बढ़ाते गए। तो अगर स्ट्रेन 1% से कम है तो आपने स्ट्रेन बढ़ाया तो स्ट्रेस भी बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर पूरी तरीके से लोड हटा दिया तो वायर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लेंथ में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। रबर बैंड को भी हल्का हल्का अगर खींचते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है रबर बैंड। बहुत ज्यादा अगर उसको खींच लिया, खींचने के बाद में हमने क्या करा, हमने उसको कहीं लपेट कर रख दिया रबर बैंड को, ठीक, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही हम बोल देते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। अब देखिएगा यहां से यहां तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहा, इसीलिए जो ए है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद ए से बी तक वाली जो बात है, ए से बी तक वाली, तो ए से बी में क्या होता है, ए से बी में उसमें थोड़ा थोड़ा इलास्टिक बिहेवियर उसका खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ए से बी तक। क्योंकि ए से बी में मैं ये देख रहा हूँ कि ए से बी में हमारा स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन ए से बी तक स्ट्रेस बहुत कम बढ़ रहा है। समझ गए मेरी बात, देखिए ये ए है तो स्ट्रेस में कहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वर्टिकली में देख रहा हूँ स्ट्रेस, ठीक। तो हॉरिजॉन्टली आप देखिए मैं स्ट्रेन बढ़ाता जा रहा हूँ तो स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब जो स्ट्रेन का और स्ट्रेस का प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो थोड़ा सा ना स्लो पड़ गया है यहाँ पर ए से बी के बीच में, कि हमने स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ाया लेकिन उस प्रोपोर्शन में स्ट्रेस नहीं बढ़ा, ठीक है। और बी से सी तक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन बढ़ाया मैंने बी से सी तक लेकिन स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं, उतना का उतना ही रहा, उसका स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं, ठीक। अब क्या करा,
अब इसका मतलब ये जो बी से सी तक वाला है, ये बी से सी तक का मतलब ये है कि भैया इलास्टिसिटी वो अपनी अब खो चुका है, वो अपनी इलास्टिसिटी खो चुका है कि आप स्ट्रेन तो बढ़ाते जा रहे हो, स्ट्रेन तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा उसका, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज हो ही नहीं रहा, अब उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ रहा। प्रेशर किस पर पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा किसी इलास्टिक मटेरियल पर, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल को जब आप खींचेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहेगा, तो प्रेशर बढ़ा ना उस पर। अब उसने अपने आप को लूज ही छोड़ दिया कि भाई अब तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, मैं तो अब प्लास्टिक बन गया, मुझे तुम जैसा माउल्ड करोगे मैं वैसा माउल्ड हो जाऊंगा। तो इसका मतलब बी से सी तक उस पर स्ट्रेस अब बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब अब वो प्लास्टिक बिहेवियर में आ चुका है। तो अब आप ये देखिएगा, यहां से बी से सी तक वो प्लास्टिक मटेरियल में, इलास्टिक से प्लास्टिक मटेरियल में चेंज हो गया। फिर अब ये दो दो लाइनों में ना, ये सारा का सारा, जैसे ओ से ए तक वाला जो उसका बिहेवियर है वो भी मैं भी लिखवाऊंगा, ए से बी वाला बिहेवियर, बी से सी वाला, सी से डी वाला, डी से ई वाला, सारे बिहेवियर लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए फिर सी से डी तक अब क्या हो गया, अब वो बी से सी तक आने में पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब खींच लो, अब वायर को जैसा खींचोगे वो उतना ही खींच के वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में नहीं आएगा। तो अब सी से लेकर डी तक हमने लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तार खींचता गया खींचता गया खींचता गया, ठीक है। तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब वायर जो है आप लोड हटा देंगे तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, समझ गए। तो सी से लेकर और डी तक ये हो गया इसका प्लास्टिक बिहेवियर। तो प्लास्टिक की भी तो एक लिमिट है ना वजन होल्ड करने की, वजन होल्ड करने की किसी प्लास्टिक मटेरियल की भी एक लिमिट है। आप उस मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए, उस लिमिट के बाद में फिर टूटना ही बाकी है वायर का, आपने इतना लोड बढ़ा दिया कि वायर का टूटना ही बाकी है। तो एक लिमिट के बाद ये मशीन्स होती हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, जिस पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डिजिटली भी लिखा हुआ आता है, और मीटर वाला जो एनालॉग सिस्टम होता है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो एक लिमिट के बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि भाई अब जो है ना, अब हमने खूब लोड इसमें भर दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब स्ट्रेस इसका एकदम से मतलब ड्रामेटिकली जो इसका स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो हमने कहा बस भाई रोक लो, रोक दो। अब स्ट्रेस जितना बढ़ना था बढ़ गया, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है, अब वो कम होना शुरू हो गया, अब ये टूटेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद घटना शुरू हो गया, तो हम वजन बढ़ाना रोक देते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं उन पर लिखा रहता है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये लिखा रहता है उस पर, ठीक है। वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी किस चीज की होती है? स्ट्रेस चेक करा जाता है टायर्स का, स्ट्रेस चेक करा जाता है उसके नीचे जो शॉकर्स हैं उनका, सब चीजों का स्ट्रेस चेक करा जाता है, और वो मशीन पर चेक होता है। जब कोई भी ट्रक या कोई भी टायर, जब इनकी डिजाइनिंग होती है तब इनका स्ट्रेस और स्ट्रेन चेक करा जाता है, क्योंकि ये सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रेस एक लिमिट के बाद बढ़ चुका, बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू होगा, तो भैया अब टूटना ही बाकी है, अब वजन मत बढ़ाओ ज्यादा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं यहां से लेके ओ से लेकर और ई तक ये हम एक्सप्लेन करेंगे, और यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो एक तो ये आपको लर्न करना होगा, ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट ए हो गई, ए से बी तक धीरे 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 प्लास्टिक की तरफ जा रहा है वो, बी से सी तक इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया, सी से डी तक उसने पूरा प्लास्टिक बिहेवियर शो करा, और डी के बाद ड्रामेटिकली स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ, इसका मतलब नाउ इट इज गोइंग टू गेट कोलैप्स्ड, टूटने वाला है। और फिर भी आप नहीं माने तो फिर अल्टीमेटली टूट जाएगा वायर, ठीक है। चलिए जी, अब नोट करिएगा आप, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें, when the strain is small, when the strain is small, when the strain is small, less than one, say less than 1%, the initial part OA of the graph, say less than 1%, the initial part the initial part OA of the graph the initial part OA of the graph
is a straight line showing that the stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. अच्छा, नोट्स आप अपने कंप्लीट करके चलिए। ये टर्म 2 का पहला चैप्टर है जिसका हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। मैं रैंडमली किसी भी दिन आपके नोट्स चेक कर सकता हूँ, तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट नोट करें। इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, in the region from A to B, the stress strain graph is slightly curved. The stress strain graph is slightly curved. That is, stress is not proportional to strain. Not proportional to strain. The point B is called elastic limit. हाँ, दोबारा बोलो क्या? हाँ, डी पॉइंट, हाँ डी पॉइंट आपका प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, इसके बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर भी उसका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो नोट करें, ये है द पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट और yield point, elastic limit or yield point, the entire region, बल्कि एक चीज और लिखें, stress corresponding to this point, point B is called elastic limit or yield point, comma, the stress corresponding to this point is called yield strength. Yield strength S सबस्क्रिप्ट में y, yield strength S सबस्क्रिप्ट में y, मतलब ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई कि बस इतनी ही इसमें ताकत थी कि ये यहीं तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम B पॉइंट तक हम ये मान सकते हैं कि वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा फिर, ठीक। थर्ड पॉइंट में कहेंगे, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, if the wire is stretched beyond the elastic limit, comma, the strain increases rapidly
the strain increases rapidly even for a small change in stress. Even for a small change in stress. If the wire is stretched beyond the elastic limit, तो इलास्टिक लिमिट कौन सी है? पॉइंट बी। तो इन्होंने इसको ना थोड़ा उल्टा करके बताया। इन्होंने कहा कि बी से सी तक वैसे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा स्ट्रेस में, मामूली सा भी चेंज अगर हुआ, बहुत मामूली सा भी चेंज, तो हम ये कहेंगे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन रैपिडली चेंज हो रहा है। मतलब स्ट्रेन में तो चेंज है जो दिखाई दे रहा है बी से सी तक, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ना स्ट्रेन, ठीक। और वर्टिकली में दिखा रखा है, वर्टिकली एक्सिस में हमने दिखा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में मामूली सा भी चेंज हुआ तो स्ट्रेन में ट्रेमेंडस बड़ा चेंज है, ठीक। इसको हम ये कहेंगे कि the wire is said to have acquired a permanent set here. The wire is said to have acquired a permanent set here. परमानेंट सेट का मतलब ये है कि अब वो परमानेंट सेट हो गया, मतलब अब उसका जो चेंज है, मतलब वापस आने की जो टेंडेंसी है अपने ओरिजिनल साइज में, वो खत्म हो गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फर्दर इंक्रीज इन लोड बियॉन्ड पॉइंट सी further increase in load beyond point C further increase in load beyond point C produces a large increase in strain, produces a large increase in strain and length of the wire. And length of the wire, full stop. The stress corresponding to the highest point D on the graph the stress corresponding to the highest point the stress corresponding to the highest point D on the graph is called ultimate strength of the material. Is called ultimate strength of the material. Ultimate strength को बोल दीजिए SU. S और नीचे सबस्क्रिप्ट में U. ये जो यहाँ पर लिखा है D के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हो जाएगा उसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, B के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फुल स्टॉप। फिर पॉइंट बी, पॉइंट नंबर 5, बियॉन्ड द पॉइंट कैपिटल डी और इसमें से कुछ भी ना आप ये देख लीजिए, कुछ भी ये मतलब एक ना सीक्वेंस में है तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ लेंगे तो समझकर आप उसको लिख सकते हैं अपने आप,
ठीक है, आप देखने में लग रहा होगा कि अरे बहुत ज्यादा है, तो उसको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बियॉन्ड द पॉइंट डी, बियॉन्ड द पॉइंट डी, कैपिटल डी, द थिनिंग ऑफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। द थिनिंग of the wire beyond the point capital D, the thinning of the wire is not uniform. The thinning of the wire is not uniform. The wire develops constrictions. The wire develops constrictions. Constrictions ब्रैकेट में लिखिए, called necks and waists. आपने देखा भी होगा कि अगर किसी रबर बैंड को बहुत ज्यादा हम खींचने लगते हैं ना, तो रबर बैंड में ना कुछ छोटे छोटे टुकड़े से हो जाते हैं, कई जगह वो बहुत पतली हो जाती है और कई जगह थोड़ी सी मोटी सी होती है, जैसे कुछ गांठ सी हो गई है उसके अंदर, आपने ऐसा देखा होगा। तो वही चीज है कि जो इनको ना ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाते हैं रबर बैंड के अंदर, उसको हम कॉन्स्ट्रिक्शंस बोल देते हैं, कॉल्ड नेक्स एंड वेस्ट्स। तो जहां से रबर बैंड बहुत ज्यादा थिन हो गई, बहुत पतली हो गई, तो नेक जैसे पतली होती है, वेस्ट जैसे चौड़ी होती है। तो जिस जगह से बहुत ज्यादा पतली हो गई उसको नेक्स बोल देते हैं, जिस जगह से बहुत ज्यादा मोटी हो गई उसको वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जनरली काम तभी होता है जब रबर बैंड इतनी हमने खींच ली कि अब वो टूटने ही वाली है। तो ऐसे में बियॉन्ड द पॉइंट डी द थिनिंग ऑफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म तरीके से वो पतली नहीं होती कि हर जगह से बराबर बराबर पतली हो रही हो, किसी जगह ज्यादा पतली, किसी जगह थोड़ी कम पतली, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि some additional strain produced even some additional strain produced even now, finally breaks down the wire, finally breaks down the wire at point E, called fracture point, at point E called fracture point। यहां तक क्लियर है नित्या, बताइए। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप था। ठीक है, इसके बाद डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल के लिए और देखना है, वो दो छोटे छोटे से ग्राफ्स हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी कर रहा हूँ। चलिए जी, तो नेक्स्ट नोट करेंगे इसी में कि डिफरेंस बिटवीन, ये तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन ductile and brittle materials on the basis of stress strain curve। ductile
difference between ductile and brittle materials on the basis of stress strain कर्व। अब आप ना एक चीज देखो, जैसे मान लो हमें मालूम है डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, एनीथिंग विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल, एनीथिंग विच ब्रेक्स डाउन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज अ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, जो चीज टूट जाती है उसको हम ब्रिटल बोल देते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यूज करते हुए मैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में डिफरेंस कैसे कर सकता हूँ। तो पहले आप लिखें डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स डक्टाइल मटेरियल्स, इसमें लिखिएगा द मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन, the materials which have large plastic range of extension are called ductile materials. Large plastic range of extension are called ductile materials. प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन कैसी, जैसे ये सी से लेकर डी तक प्लास्टिक बिहेवियर वाली जो रेंज है इसकी, तो ये मैंने एक मेटल के बारे में तो करा था, तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक कर्व बना लीजिए ऐसे ही, स्ट्रेस और स्ट्रेन इधर स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, बस दो चीजें मेंशन करो, यहां पर लिख दो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद तो प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, और इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोल दो या ब्रेकिंग पॉइंट बोल दो, एक ही बात है। फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये तो हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए, फिर लिखेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए नोट करिएगा द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन, द मटेरियल्स very small range of plastic extension are called brittle materials. Are called brittle materials. तो इसके लिए भी एक ग्राफ बना लीजिए ऐसे, ये इधर हो गया स्ट्रेस
और इधर हो गया स्ट्रेन। यहां लिखिएगा इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट सॉरी, और यहां लिखिएगा ब्रेकिंग पॉइंट। तो प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन देखिए बहुत कम है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यूज करते हुए हम इस तरह से इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा ये फाइनली चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा स्टार्ट। अभी है टाइम, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो नया चैप्टर अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। इसमें इतना ही था। और अगर मान लीजिए स्कूल में किसी के यहाँ पर भी कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में से हटा दिया है इस बार, अगर मान लीजिए करवाया जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। एज पर सिलेबस सारा कुछ हो गया, बल्कि थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा ही करा है, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर, ओके।